मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब मंच सिलेक्शन मंच पे। सिलेक्शन मंच यानी सफलता की गारंटी। देखिए, हम लोगों ने हिस्ट्री का एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो लोग अभी हमारे साथ नए फ्रेंड्स जुड़े हैं वो ध्यान दें कि हम लोगों ने हिस्ट्री का एक नया सेशन किया है, जो डेली आपको हिस्ट्री का एक सेशन मिलेगा। में आप अभी हम लोग एंशियंट इंडियन को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर लिए। 2 लेक्चर में जो पहला लेक्चर था, हम लोगों ने सिलेबस को समझा था, और दूसरे लेक्चर में हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के जो पुरातात्विक स्रोत हैं, के साथ साथ लिटरेचर सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, हम लोगों ने ग्रेट पर्सनालिटीज के द्वारा, इंडियन ऑथर्स और फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा, यानी भारतीय विद्वानों और विदेशी यात्रियों के द्वारा भारत के बारे में जो भी लिखा गया पढ़ा गया उसके बारे में विवेचना की, उसका एक एनालिसिस देखा, जिससे हमें यह पता चलता है कि हम इतिहास को किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किन एविडेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय इतिहास का जो पहला चैप्टर है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब क्या है दोस्तों? कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब, इंडस का मतलब होता है सिंधु नदी, वैली मतलब उसके आसपास, और सिविलाइजेशन मतलब उस नदी के आसपास जो पहले भारतीय समाज के रूप में सभ्यता पनपी। पहले इन चैप्टर के नाम को हम लोग समझ लेते हैं। इंडस मतलब सिंधु एक रिवर है जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। अगर ज्योग्राफी के क्लास को आपने प्रॉपर लिया होगा तो आप समझ पा रहे होंगे, मैंने बताया था कि भारत के मैप में मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसे सिंधु नदी कहते हैं। यह नदी दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदी है, 300 किलोमीटर की लंबाई है। विभाजन के बाद जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो इसकी अधिकांश लंबाई पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चली गई। अभी भारत में लगभग ये 1100 किलोमीटर के आसपास बहती है। तो नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, नदियों के आसपास ऐसा माना जाता है कि बहुत फर्टाइल लैंड यानी कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण मानव सभ्यता जब समाज के रूप में विकसित हुई, जब वो एक तरह से सोसाइटी को पहली बार फॉर्म कर रहे थे, इस धरती पर होमोसेपियन से जानवर से इंसान बनने वाली पहली सोसाइटी थी, वो इन नदियों के किनारे ही उसने रहना शुरू किया, अपना आवास वहीं बनाया। इसका क्या कारण रहा होगा? इसका कारण रहा होगा कि सबसे पहले इंसान की जो बेसिक नीड है उसमें पानी की जरूरत है। पानी को यातायात के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, इनिशियल फेज में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट्स यानी कि नावों का यूज करते थे। तो पीने के लिए पानी, अपने जीवन के हर आवश्यक चीज के लिए उसे पानी की आवश्यकता थी। तो पानी की उपलब्धता जहां थी उससे पहले रहना शुरू। अगर विश्व के महत्वपूर्ण देशों को आप देखें और महत्वपूर्ण देशों के अलावा महत्वपूर्ण शहरों की अगर हम बात करें, सभी बड़े शहर आपको नदी के किनारे मिलेंगे। तो हम पहले भारत की बात करें तो दिल्ली यमुना के किनारे, कानपुर गंगा के किनारे, इलाहाबाद गंगा के किनारे, कन्नौज गंगा के किनारे, रामगंगा के किनारे, लखनऊ गोमती के किनारे, गाजीपुर गंगा के किनारे, बलिया पटना गंगा के किनारे, कलकत्ता हुगली के किनारे, स्वर्णरेखा नदी के किनारे, टाटा नगर जो है जमशेदपुर के बाद जबलपुर जो है नर्मदा के किनारे, उज्जैन छिप्रा के किनारे, गोदावरी के किनारे नासिक है। इस तरीके से भारत के महत्वपूर्ण शहर आपने देखे। अभी विश्व के महत्वपूर्ण शहर, आप अगर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन की बात करें तो वाशिंगटन पेटोमैक नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क जो है तो अमेरिका का ही एक बड़ा शहर है, इकोनॉमिक कैपिटल है वहां की, वो हडसन नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। इस तरीके से दुनिया के जितने महत्वपूर्ण शहर हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मरे नदी के किनारे, डार्लिंग नदी वहां पे एक महत्वपूर्ण, जो बीजिंग है ह्वांगहो नदी के किनारे, इजिप्ट कैपिटल कायरो है नील नदी के किनारे। इस तरीके से के कोई भी बड़े शहर का नाम अगर आप विचार में लाएंगे तो वो आपको किसी एक इंपॉर्टेंट रिवर के किनारे बसा हुआ मिलेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि मानव सभ्यता ने सबसे पहले जब समाज के रूप में वो विकसित हो रही थी तो उसने पानी की उपलब्धता के कारण नदियों के किनारे बसना प्रारंभ किया, इसलिए उन क्षेत्रों का विकास पहले हुआ। के रूप में अगर हम देखें
तो भारत की सर्वप्रथम जो मानव सभ्यता या मानव समाज है वो सिंधु घाटी या उसकी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज के आसपास बसा। इसीलिए हम ये मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की सबसे पहली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का अर्थ होता है सभ्यता। सभ्यता का मतलब होता है एक कम्युनिटी, एक समाज के रहन सहन, खान पान, भाषा बोली, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या कला यानी कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उन सब के बारे में जानना और समझना, इसी को हम स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। तो आज हम अपने इस चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे, यानी सिंधु और उसके आसपास की नदियों के पास जो पहली मानव जब सभ्यता पनपी उसके बारे में जानेंगे। तो जुड़े रहिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, चैप्टर लंबा है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि नॉलेज, ज्ञान जो है ना, वो रील से प्राप्त नहीं हो। आप शॉर्ट रील्स देखने की जो इस देश के लोगों को को आदत पड़ गई है, छोटे छोटे वीडियो या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो आदत पड़ी है, उससे आपको ऐसा लगता है आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है लेकिन ज्ञान नहीं मिल सकता। तो बड़े वीडियोज डालने देखने की आदत डालिए। और मैं कहूंगा थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये चैप्टर किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे आप एसएससी CHSL दे रहे हो, CGL दे रहे हो, MTS दे रहे हो, प्योर डिवीजन क्लर्क LDC का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप लेखपाल परीक्षा दे रहे हो, पी दे रहे हो, टेट दे रहे हो, सुपर टेट दे रहे हो, यहां तक कि अगर आप RO ARO परीक्षा, स्टेट लेवल परीक्षा या फिर UPSC, हर लेवल के एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो प्लीज जुड़े रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। थैंक यू। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां फैली हुई थी और कहां से कहां तक इसका विस्तार है और ये खोजी कैसे गई। तो शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अपने इस अध्याय की। सबसे पहले यहां पे आप एक भारत का मैप देख पा रहे हैं। तो इस भारत के मैप में यहाँ हिमालय है, हिमालय के पार यहाँ पर एक झील है, तिब्बत वाले इलाके में, तिब्बत में एक झील है, तिब्बत में एक झील है और इस झील का नाम है मानसरोवर झील। झील का नाम क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास से दो नदियों का उद्गम, बल्कि मैं कहूं कि 3 नदियों का उद्गम होता है। एक नदी यहां से ओरिजिनेट होती है इंडिया में, ट्रांस हिमालय कि लद्दाख और जस्कर की श्रेणी से प्रवेश करते हुए या पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। के बाद ये पूरे पाकिस्तान में बहते हुए फाइनली इट फॉल्स इनटू अरेबियन सी, यानी ये अरब सागर में गिरती है। जिस नदी का मैंने यहां जिक्र किया, जो रेड मार्क से मैंने आपको इसका पूरा ट्रेवलिंग दिखाया है, इस नदी में कई सारी नदियां, झेलम के बाद चेनाब, उसके बाद रावी, ब्यास और सतलज नदियां आकर के मिल जाती हैं। इस तरीके से इसमें जो नदियां मिलती हैं उनके नाम एक बार देख लीजिए प्लीज। तो हम पहले उनके नाम देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? इंडस। और इंडस की मिलने वाली जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज मतलब में मिलने वाली नदियां यानी कि सहायक नदियां। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं उनके नाम जरा देख लेते हैं सीक्वेंस में। और जो सीक्वेंस में लिख रहा हूं वो नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण का क्रम है। सबसे पहले नंबर 1 झेलम नदी, के बाद चेनाब नदी, के बाद रावी रिवर, के बाद ब्यास और के बाद सतलज। एक नदी और है जो अब विलुप्त हो गई है। ये माना जाता था कि उस काल में वह नदी थी। एक और ट्रिब्यूट सरस्वती के रूप में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में यह नदी अब विलुप्त है। इसी नदी को सबसे पवित्र नदी मानते थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले।
तो कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों? मेन रिवर कौन सी है जो रेड मार्क से हमने बनाई? सबसे पहली नदी सिंधु नदी। सिंधु, उसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और उसके बाद सरस्वती। ये 6 नदियां सब जाकर के कहां मिल जाती हैं? सिंधु में ही फाइनली ये मिल जाती हैं। और ये पाकिस्तान वाले इलाके में एक जगह है मिठानकोट, वहां पर जाकर के ये मिलती है। तो यही 5-6 नदियां और सिंधु नदी, इसके आसपास सबसे पहले भारतवर्ष की जो ये भूमि है, इस पर निवास करने वाली पहली मानव सभ्यता ने इन्हीं नदियों के इर्द गिर्द अपना निवास स्थान बनाया होगा। लेकिन सवाल यह है कि वे लोग कौन थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसा उनकी संस्कृति थी, समाज था, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, इन सब के बारे में ही इस चैप्टर में हमें जानना है, समझना है। और यह भी जानना है कि इसके बारे में हमें सबसे पहले जानकारी कब और कैसे मिली। तो एक बात बता दूं कि आप एज्यूम कीजिए कि आप 1920 के भारत में हैं, 1920 का भारत, और आप उस समय के कोई कॉलेज स्टूडेंट हैं। मतलब हम ऐसे मान लेते हैं कि जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग जब विद्यालय या कॉलेज जाया करते होंगे और जब उन्हें इतिहास पढ़ाया जाता होगा, तो वो पहला चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि उस समय तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी। यानी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते ही नहीं थे। लेकिन ब्रिटिश इंडिया में जब रेलवे ट्रैक बिछाने की शुरुआत हुई, अगर हम बात करें 1813 की, 1853 की, आप जानते होंगे कि 1853 में 1850 फर्स्ट ट्रेन जो बिछाई गई पहली बार भारत में, पहली रेलवे जो चली, वो आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगर कोई ये सवाल पूछ ले कि सबसे पहली ट्रेन किसके समय में चली, उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बता देंगे लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और ये ट्रेन जो चली थी बच्चों, वो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की जर्नी कवर की थी। तब इसके बाद क्या हुआ? के बाद यह हुआ कि पूरे भारत में रेल को बिछाने की शुरुआत हुई। जब पूरे भारत में रेल बिछाने की शुरुआत हुई, तो आज का पाकिस्तान वाला इलाका है, पाकिस्तान वाले इलाके में भारत के ब्रिटिश इंडिया के एक अधिकारी अलेक्जेंडर कर्निंघम, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, अलेक्जेंडर कर्निंघम, इन्होंने वहां पाकिस्तान वाले इलाके में जब रेलवे लाइन बिछवाने की शुरुआत की, इन्हें वहां कुछ विशेष प्रकार की ब्रिक्स मिली, कुछ विशेष प्रकार की ईंटें मिली, इनका शेप और साइज उन ईंटों से अलग था जो उस समय तत्कालीन भारत में, यानी ब्रिटिश भारत में जिस तरह की ईंटें ढालियां बनाई जा रही थी, उससे थोड़ा अलग था। ये देखने में काफी पुरानी थी और उसकी बनावट थोड़ी अलग थी। तब इन्होंने इसकी जांच की और उन्हें पता चला कि यह कोई पुरानी, यानी प्राचीन, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मामला हो सकता है। उस इलाके की, कहां पर? पाकिस्तान वाले इलाके में, सिंधु नदी के किनारे, उस इलाके की इन्होंने एक्सकेवेशन यानी खुदाई का कार्य करवाया। और उस खुदाई कार्य में इनको पता चला कि यहां कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस यानी कि कोई ऐतिहासिक महत्व की चीज हो सकती है, कोई ऐतिहासिक यहां से जानकारियां प्राप्त हो सकती है भारतीय इतिहास को समझने के लिए। इसकी सूचना उन्होंने अपनी सरकार को दे दी। के बाद होता यह है कि 1903 में भारत में एक विभाग बनता है। समय जब भारत में यह विभाग बना, तो भारत के वाइसरॉय कौन होता था ब्रिटिश काल में? वह व्यक्ति जो उस समय अंग्रेजी सरकार का सर्वोच्च पदाधिकारी भारत में होता था, उसे हम वाइसरॉय कहते थे। तो में भारत के वाइसरॉय साहब थे लॉर्ड कैनिंग।
सॉरी लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन जो साहब थे ये भारत के वाइस रॉय थे। लॉर्ड कर्जन के समय में एक विभाग बनाया गया जिसे हम कहते हैं ASI। अब ये ASI का नाम आप लोगों ने उस दौर में तब बहुत सुना होगा जब भारत में बाबरी मॉस्क के पास वहां पे रिसर्च किया जा रहा था कि वेदर इट वाज राम टेम्पल और बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा और नॉट। तो ASI की रिपोर्ट्स बहुत आती थी। इसका पूरा नाम क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। का काम है भारत में ऐतिहासिक चीजों की खोज करना, उनका मेंटेनेंस करना, उनका रखरखाव करना। तो एक क्वेश्चन आपको मिलता है, ASI की स्थापना भारत में कब हुई? सन 1903 में। और किसके समय में हुई? तो लॉर्ड कर्जन के समय। इसके अध्यक्ष बनाए गए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जब ये अध्यक्ष बने तो इन्होंने रिपोर्ट पर कार्य करने का विचार किया, जहां पर हमने ये देखा कि इंडस रिवर के किनारे लॉर्ड कर्निंघम को कुछ ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस की जानकारी मिली थी। अब ये वहां पर उन्होंने खुदाई कराने का कार्य किया और उसके बाद किस प्रकार से इस सभ्यता के बारे में हमें नए नए एविडेंस मिलने लगे उसकी बात हम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के रूप में भी इसे जानते हैं और बहुत से लोग इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आजकल इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थान था। साउथ एशिया में है। आप जानते हैं कि भारत कहाँ है? दक्षिण एशिया का इलाका है। और इसमें जिस मेटल का यूज होता था उसे हम ब्रॉन्ज कहते थे। ब्रॉन्ज। अगर कोई पूछता है कि यह किस तरह की सभ्यता है तो कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि व्हाट इज ब्रॉन्ज? ब्रॉन्ज क्या है? देखो बच्चों, मानव के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु, मानव द्वारा खोजी गई, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु जो थी, प्रथम धातु कौन सी है? तो फर्स्ट यूज्ड मेटल बाय ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉपर। क्या है? कॉपर। मानव ने जैसे ही स्टोन एज से मेटल एज में, धातु युग में प्रवेश किया तो उसने कॉपर का प्रयोग किया। और कॉपर जो है, जिसे हम तांबा कहते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होती है। इसका जब वो वेपन बनाता था तो बड़ा ही सॉफ्ट वेपन होता था, किसी को हिट करने पर वो ब्लंट हो जाता था, मोथरा हो जाता था। तब मानव ने कॉपर में समय के साथ अपनी बुद्धि का विकास हुआ तो उसने टिन नाम की धातु को मेल्ट करके कॉपर के साथ उसकी मिक्सिंग करके एक एलॉय बनाया। और एलॉय क्या होता है बच्चों? एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। जब दो धातुओं के मेल्टेड फॉर्म को हम मिला करके और एक नई मेटल को हम कास्ट करते हैं, नई मेटल बना लेते हैं, तो उसे हम एलॉय कहते हैं। तो कॉपर और टीन के मिश्रण से जो धातु बनी उसे हम क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस मेटल एज की सिविलाइजेशन है, तो आप क्या कह दोगे कि इस सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग करते थे, क्योंकि ज्यादातर चीजें मेटल की मिली है वो हमें कांसे की मिली है। इसीलिए यहां पे लिखा है कि ये कांस्य युग की सभ्यता है। हम सब कुछ आगे जानेंगे अच्छे से, लेकिन यहां पे फिलहाल एक इंट्रोडक्शन के तौर पे तो पहली बात हमने क्या समझने की कोशिश की कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो उसका जवाब क्या है? बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज अराउंड द इंडस रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरीज। क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों, उन सहायक नदियों के नाम क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, और लास्ट में एक सरस्वती नदी जो अब विलुप्त हो गई है। इन 6 नदियों और सिंधु नदी के आसपास हुआ था, इसलिए सिंधु के आसपास बसने वाली सभ्यता को हमने घाटी सभ्यता कहा। पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? बिकॉज हड़प्पा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, पहली खोजी गई जो जगह है वो हड़प्पा थी।
मैं क्या बता रहा था आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई कैसे। तो मैंने बताया कि जब इतिहास में 1920 के आसपास में जब कॉलेज में पढ़ाया जाता होगा, जब भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे लोग विद्यालय या कॉलेज जाते होंगे, तो इनको इतिहास का पहला चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं पढ़ाया जाता होगा। तो हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे वैदिक कल्चर, यानी वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसमें वेदों की रचना हुई। आर्यों ने वेदों की रचना की, 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उस कालखंड का जो अध्ययन है वो सबसे पहले चैप्टर के रूप में इतिहास में, भारतीय इतिहास में कराया जाता हो। लेकिन उसके बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई और ये पता चला ये तो और पुरानी सभ्यता है, यानी वैदिक काल से पहले भी यहाँ पे मानव रहते थे, तो उन्होंने इसको पहले अध्याय के रूप में। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस सभ्यता की खोज यानी डिस्कवरी कैसे हुई, की बात को हमें पहले समझना है। तो हमने क्या बताया आपको कि भारत में पहली रेल चलती है 1853 में। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में रेलवे ट्रैक बिछाने का प्रोग्राम चलता है, जिसमें आज के पाकिस्तान और उस समय के भारत में सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान वाले इलाके में अलेक्जेंडर कर्निंघम नाम के एक अंग्रेज अधिकारी रेलवे ट्रैक बिछवा रहे थे, और वहां पे उन्हें कुछ ईंटें जिनका शेप और साइज उस समय की यानी 1850 टू 60 के बीच की जो ईंटें थी ब्रिटिश इंडिया की, से थोड़ा अलग और भिन्न था। उन्हें लगा कि यह कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीज हो सकती है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी। लेकिन लंबे समय तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर बहुत काम नहीं कर पाई। 1903 में भारत में ऐतिहासिक चीजों के रखरखाव के लिए एक विभाग बनाया गया, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI कहते हैं। तो पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ASI की स्थापना कब हुई? तो 1903 में हुई। किसके समय में हुई? तो लॉर्ड कर्जन के। इस विभाग के अध्यक्ष बनाए गए सर जॉन मार्शल, और इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। चलिए जरा समझ लेते हैं 2 मिनट में। ये सर जॉन मार्शल हैं, सर जॉन मार्शल। इन्होंने अपने विभाग यानी ASI के 2 बड़े अधिकारियों को इस काम के लिए चुना, और 2 बड़े अधिकारियों को 2 अलग अलग साइट्स को डिस्कवर करने के लिए भेजा। पहली टीम जो बनाई गई वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के नेतृत्व, दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में बनाई गई। दयाराम साहनी से यह कहा गया कि तुम्हें जो डिस्कवरी करनी है वो कहां करनी है? वो करनी है रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और जो टीम बनाई गई के अध्यक्ष बनाए गए रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी। और इनसे कहा गया कि आपको जो डिस्कवरी करनी है, जो खोज करनी है, जो उत्खनन करना है, जो एक्सकेवेशन का कार्य करना है, वो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के किनारे करना। दोनों साइड से जो उनको दी गई कवर करने के लिए, ये दोनों लगभग एक दूसरे से 600 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, लगभग 600 डिस्टेंस पे, यानी दयाराम साहनी को भेज दिया रावी नदी के आसपास, और 600 किलोमीटर दूर इंडस रिवर के आसपास इनको खुदाई करने को काम कहा गया। दयाराम साहनी ने की टीम ने सबसे पहली सफलता वर्ष 1921 में पाई। वर्ष 1921 में पहली सफलता मिली, और इन्होंने आज के पाकिस्तान और उस समय के हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत, देखो पंजाब थोड़ा सा पाकिस्तान के इलाके में भी है, बंटवारे के समय पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को भी गया। पंजाब के मोंटगोमरी जिले में, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी के किनारे एक नई साइट खोजी, एक नई साइट खोजी। अब जो साइट उन्होंने खोजी थी कि क्या विशेषताएं थी, तो हम नगर योजना देख लेते हैं, यानी जो उनको शहर मिला कि क्या बनावट थी, किस तरह से वो निर्मित हुआ था। तो जो साइट उन्होंने वर्ष 1921 में खोजी कि हम प्लानिंग देख लेते हैं वो किस तरीके से डिजाइन किया गया था। पूरा का पूरा नगर चारों तरफ से ऊंची हाई राइज बिल्डिंग से घिरा हुआ था। पूरा शहर
हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज वॉल से, ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और सभी दीवारें पक्की ईंटों की बनी थी। सभी दीवारें पक्की ईंटों की बनी थी। सभी घर, मकान और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स वो सब एक पैटर्न में बने हुए थे। जैसे शतरंज के बोर्ड पे आप देखते हैं कि ब्लॉक्स बने होते हैं। आज की तारीख के जितने भी बड़े नगर हैं, उन सबको, जिनकी जो वेल डेवलप्ड कॉलोनीज हैं, उनको जब आप देखेंगे तो उनकी सभी सड़कें आपको दिखेंगी कि वो 90 अंश के कोण पर एक दूसरे को काटती हैं। मैं सिविल इंजीनियरिंग किया हूं और वहां हमें जब रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाता है तो ये बताया जाता है कि सड़कें अगर एक दूसरे को 90 अंश के यानी समकोण पे काटती है तो वो ज्यादा अच्छा आर्किटेक्चर माना जाता है, जहां दुर्घटना होने की संभावनाएं मिनिमाइज हो जाती हैं। तो आज से 6 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे वो यह जानते थे, इस इंजीनियरिंग को, इस साइंस को वो समझते थे। ये बड़ी बात है। सभी घर और मकान पक्की ईंटों के बने थे। सभी घर और मकान पक्की ईंटों के बने थे। घरों के दरवाजे पीछे गली में खुलते थे। घरों के दरवाजे पीछे गली में खुलते थे। गली से होकर हम मुख्य सड़क यानी कि मेन रोड पे पहुंचते थे। मेन रोड पे या मुख्य सड़क पे पहुंचते थे या हाईवे पे, जिसे उस जमाने में राजमार्ग कहा जाता था, वहां पहुंचते थे। और राजमार्ग हमेशा राजधानी की ओर जाता था। आज आप देख लीजिए, आप गली से निकलते हैं, मेन रोड पे आते हैं, मेन रोड हाईवे में मिलता है और हाईवे आपको या तो दिल्ली की ओर ले जाता है या स्टेट कैपिटल की तरफ ले जाता है। तो उस समय भी ऐसा ही था। सभी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे यानी 90 डिग्री एंगल पे काटती थी। चौराहों पर आज हमारे जितने भी सड़कें हैं, उनके जो चौराहे हैं, वहां चौराहों पे आप क्या देखते हैं? जो गोल चक्कर होता है, वहां पर हम सामान्यतः किसी ग्रेट पर्सनालिटी, फ्रीडम फाइटर या हमारे समाज के जो बहुत ही जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उन लोगों की प्रतिमाएं देखते हैं। जैसे हम गांधी जी की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह, चाचा नेहरू की, इंदिरा जी की, रानी लक्ष्मीबाई की, झलकारी बाई की, शिवाजी की, तमाम मंगल पांडे जी की, महान स्वतंत्रता सेनानियों और अपने ऐतिहासिक महत्व के जो महान लोग रहे हैं, उन सबकी प्रतिमाएं देखते हैं। समाज के सम्मानित लोगों की प्रतिमाएं देखते हैं। उस जमाने में यहाँ पर हमें यह देखने को मिला कि कुबड़ वाले सांड, जिसको इंग्लिश में अगर हम कहें हम्प बुल यानी कुबड़ वाले सांड की प्रतिमा हमें हर चौराहे पे देखने को मिलती है। तो दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में जिस नगर की खोज की, उसकी क्या विशेषता है? पूरा नगर चारों ओर से तारों से घिरा हुआ था। दूसरी बात, घर और मकान पक्की ईंटों के बने थे। घर और मकान किसके बने थे? पक्की ईंटों के बने थे। अच्छा, जो ईंटें बनाई जाती थी वो मिट्टी को पका करके बनाई जाती थी और मिट्टी को पका करके बनाई गई चीजों को टेरिकोटा कहते थे। क्या कहते थे? यानी ईंटों को, मिट्टी को पका करके जो भी चीज बनाते थे उसको टेरिकोटा कहते थे। खास करके ईंटों के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और सड़कों पर, चौराहों पर हमें किसकी प्रतिमा मिली है? तो हम्प बुल यानी हिंदी में बोले तो कुबड़ वाले सांड की प्रतिमा मिली है। तो यह पता चलता है कि इट वॉज देयर होली एनिमल, या उनका पवित्र पशु था, समाज में सम्मानित पशु था। जब ये साइट उनको मिल गई तो उन्होंने कहा कि इस साइट पे आप कोई नाम तो लिखा नहीं है। आपको मैं बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कुछ हमें लिखा हुआ मिला है, मगर उसे हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। जब मैंने हिस्ट्री का पहला चैप्टर लिया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे और उसके एविडेंसेस के बारे में बात की थी, यानी साक्ष्यों और स्रोतों के बारे में, तब मैंने बताया था कि जिस राइटिंग को, जिस लिखित चीज को हम पढ़ नहीं पाए हैं, उस ऐतिहासिक एरा को, उस फेज को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक, यानी जिसका एविडेंस हम पढ़ नहीं पाए हैं उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्टोरिक एरा कहते हैं। ये प्री हिस्टोरिक एरा है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम डिकोड नहीं कर पाए। तो इस शहर का नाम हमें कैसे पता चलता कि शहर का क्या नाम रहा होगा?
तो दयाराम साहनी और उनकी टीम ने इस नगर का एक नाम डिसाइड किया और वो नाम रखा उन्होंने हड़प्पा। क्या नाम रखा? हड़प्पा। अब आपके मन में आएगा कि हड़प्पा ही क्यों रखा साहब? हड़प्पा इसलिए नाम रखा क्योंकि हड़प्पा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। हड़प्पा अरबी भाषा का शब्द है और अरबी शब्द में हड़प्पा का अर्थ होता है, हड़प्पा का अर्थ होता है प्रथम खोजा गया स्थल। प्रथम खोजा गया स्थल। तो हड़प्पा जो है वो सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है। ये बात आपको याद रहेगी। सिंधु सभ्यता में पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। इसकी नगर योजना आपको समझ में आ गई। सेम टू सेम इसी पैटर्न पे इंडस रिवर के किनारे यहां से 600 किलोमीटर के दूरी पर होने के बावजूद सेम आर्किटेक्चर के साथ रखाल दास बनर्जी को सफलता मिलती है वर्ष 1922 में। और 1922 में जो इन्होंने साइट खोजी उस जगह, वो जगह कहां है? वो भी आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में। लरकाना वही जगह है जहां गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिखों के पहले गुरु, सिखों के समुदाय के पहले गुरु, सिखों के पहले गुरु, सिखों के पहले गुरु नानक देव का जन्म, नानक देव का जन्म 1469 में यहीं पर हुआ था। लरकाना, जैसे पहले ननकाना साहिब कहते थे, यहां पर गुरु नानक का जन्म हुआ था। यहीं पर नदी यानी इंडस रिवर के किनारे, एक बहुत बड़ी साइट मिली। शायद तुलनात्मक रूप से हड़प्पा से थोड़ी बड़ी थी, मगर आर्किटेक्चर यानी कि भवन निर्माण और नगर योजना के मामले में यह बहुत बड़ी और बहुत वेल प्लान्ड और हड़प्पा जैसी ही साइट थी। तो सेम टू सेम थी। तो क्या नाम दें इसको, क्या नाम दें? इस गफलत में थे तो उन्हें इस नगर में एक खास बात देखने को, यहाँ पे उन्हें बहुत सारी कब्रें मिली। उन्होंने इसका नाम मोहनजोदड़ो रखा। क्या नाम रखा? मोहनजोदड़ो। अब इसका नाम मोहनजोदड़ो क्यों रखा? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। मोहनजोदड़ो सिंधी या सिंध भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द का अर्थ होता है माउंड ऑफ डेड्स। माउंड ऑफ डेड्स यानी मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड्स होता है इसका अर्थ। तो दो इंपॉर्टेंट अपने सेनापति जिनको भेजा जॉन मार्शल ने, कि एक को भेजा रावी नदी के किनारे, उन्होंने खोज दिया 1921 में हड़प्पा, और रखाल दास बनर्जी जिसने भेजा सिंधु नदी के किनारे, उन्होंने खोज दिया मोहनजोदड़ो। और यकीन जानिए दोस्तों, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके बाद लगभग अब तक 1400 से ज्यादा, 1400 से अधिक नगर खोजे जा चुके हैं, लेकिन इनसे ज्यादा डेवलप्ड कोई भी साइट हमें नहीं मिली है। ये दो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण नगर हैं, इसमें ये कहा जाता है कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु घाटी सभ्यता की जॉइंट कैपिटल थी। जॉइंट कैपिटल। ठीक, यहां तक ओके। अब हम बात करते हैं आगे। तो यहां पे आप जरा देखिए कि हमने आपको अभी तक इतना समझा दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआती जानकारी हमें कैसे मिली। तो कुछ भी प्राप्त हुआ से हमने फॉरेंसिक लैब भेजा उसकी टेस्टिंग के लिए और इसके कालखंड की जानकारी के लिए। तो जो हमने रिसर्च किया, उस रिसर्च में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में पता चला। तो डिस्कवरी शुरुआती फेज में कैसे हुई ये आपको पता चल गया। अब हम आगे चलते हैं कि इसके कालखंड की जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो देखिएगा, यहां पे आप देख पा रहे होंगे
क्योंकि मैंने पूरी बात आपको समझा दी, अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किए गए सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन कार्यों में प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीनतम नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल, आपसे पूछा जाएगा किसके नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई, तो आप बता देंगे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व। हालांकि खोज 1921 में हड़प्पा की हो गई थी। हड़प्पा की खोज 1921 में हो गई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हो गई थी, और मोहनजोदड़ो की खोज की रखालदास बनर्जी ने। लेकिन जब तक इसका रिसर्च होता और रिसर्च करके कुछ ठोस रूप से हम कुछ कह पाते, तब तक वर्ष 1924 आ गया और डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने वर्ष 1924 में डिक्लेयर किया कि हमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास कुछ पुरानी सभ्यता होने का जानकारी मिलती है। और इस प्रकार हमने इसको सिंधु घाटी सभ्यता को ये मान लिया कि सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास कोई प्राचीनतम सभ्यता है। तो इसके काल की गणना कर दी थी। तो काल की गणना कैसे करें? तब क्या किया आप लोग, सीआईडी एक सीरियल आता है टेलीविजन पे, और सीआईडी सीरियल में जब भी कोई वारदात हो जाती है और जो सीआईडी के ऑफिसर्स है वो वहां पहुंचते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि वहां से जो भी चीजें एविडेंस के रूप में मिलती हैं उधर डॉक्टर सालुके की लैब में भेजते हैं। डॉक्टर सालुके कौन है? जो फॉरेंसिक लैब में बैठता है। तो फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जहां उन वस्तुओं से हमने उसके कालखंड की गणना करने के लिए एक मेथड यूज किया, कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड एक साइंटिफिक मेथड है जिसे हम C14 मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C14 मेथड भी कहते हैं। C14 मेथड या कार्बन डेटिंग मेथड, आपसे परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि कौन से मेथड से हम ऐतिहासिक चीजों के काल की गणना करते हैं, तो आप बता देंगे C14 मेथड इज यूज्ड टू क्लैरिफाई द टाइम और डेट ऑफ एंशिएंट फाइंडिंग्स, यानी पुरानी चीजों की काल की गणना है वो C14 मेथड और कार्बन डेटिंग मेथड से करते हैं। अब आप समझना चाह रहे हो कार्बन डेटिंग मेथड है क्या, तो मैं आपको जरा शॉर्ट में बता देता हूं। साइंस की क्लास में और डिटेल में बताएंगे। वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मानव हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे प्लांट्स हो, तब जब तक जीवित हैं तब तक एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस एक्सेल और इनहेल के प्रोसेस में हमारे शरीर में, हड्डियों में और पेड़ों में भी एक जगह पे जाकर के कार्बन की बहुत कम मात्रा, बहुत नॉमिनल मात्रा, आंशिक मात्रा के रूप में जमा होती रहती है। जब भी किसी प्लांट या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तब वो कार्बन संचित होना बंद हो जाता है, और इस प्रकार उसकी हड्डी, उसके स्केलेटन, अवशेषों या जीवाश्मों के कार्बन डेटिंग करके हम यह पता लगा लेते हैं कि इसने कब, कितने समय पूर्व सांस लेना बंद कर दिया था, रेस्पिरेशन बंद कर दिया था, और हम उसके काल की गणना कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता और ऐतिहासिक चीजों की तो काल की गणना की गई, वो कौन से मेथड से की गई? C14 मेथड से। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो रखालदास बनर्जी ने की। मकान काहे के बने थे? पक्की ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों को क्या कहते हैं? टेरिकोट। यही तो क्वेश्चन है पेपर में, तो मैं बार बार इसलिए बोलूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। टेरिकोटा के बने थे। सड़कें कितने डिग्री के कोण पे काटती थी? 90 अंश के कोण पे काटती थी। सड़कों के चौराहों पर किस जानवर की मूर्ति थी? हम्प बुल की मूर्ति। तो ये सब कुछ हमने देखा। इस सभ्यता में एक खास बात देखने को मिली। अगर कोई पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो काल की गणना निकली वो कितनी निकली, तो आप बहुत इजीली बता पाए। ध्यान से समझिएगा, अलग अलग किताबों में इसका काल अलग अलग दिया है, लेकिन जो सर्वमान्य काल है
वो 2350 बीसी से और 1750 बीसी है। यानी इट वॉज फ्लोरिश्ड, यानी यह सभ्यता सबसे ज्यादा फली पनपी 2350 बीसी से 1750 बीसी। जो बच्चे बीसी से कंफ्यूज हो रहे हैं वो इसको ईसा पूर्व समझ लें। ईसा पूर्व, और ईसा पूर्व का अर्थ होता है कि ईसा मसीह के जन्म से 2350 साल पहले। जैसे अभी हम लोग ईसवी में हैं, यानी 2024 चल रहा है, तो आज हम ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2024 ईयर्स बाद बात कर रहे हैं। और जीसस क्राइस्ट के 2350 ईयर्स पहले ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। बीसी में जब भी हम ईयर या टाइम लिखते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। तो बस इतना मान लीजिए, बीसी को याद कर लीजिए बैकवर्ड काउंटिंग के रूप में, तो आपको समझ में आ जाएगा, यहां गिनती उल्टी चलेगी। तो कालखंड की गणना। अब कोई पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता की मूल विशेषता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है? तो दो बातें ध्यान रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज वेल प्लान्ड, वेल प्लान्ड, वेल प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, पूर्णतः नगरीय सभ्यता। देखो मकान पक्की ईंटों के बने हैं, सड़कें 90 अंश के कोण पे काट रही हैं, तो पूरी तरह से, और ग्रिड फॉर्म में मकान। अच्छा, मकान किस फॉर्म में बने हैं अगर ये सवाल पूछ लिया जाए, मकान किस फॉर्म में बने हैं अगर ये सवाल पूछ लिया जाए, आप बताइएगा कि मकान जो है इस फॉर्म को कहते हैं ग्रिड पद्धति में बने हैं। मकान किस पद्धति? ग्रिड पद्धति में बने। मकान किस पद्धति? ग्रिड पद्धति। तो इसको हमने माना अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता एक अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक, अब दूसरी बात, यहां पर जितने भी हमें गंदे पानी की निकासी, जल निकासी, ये नोट करके लिखिएगा, बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, कवर्ड ड्रेनेज, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। सिंधु घाटी सभ्यता में कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था, यानी ढकी हुई नालियां थी, ढकी हुई नालियां थी पूरे शहर में नालियां। यानी कि दे वर वेरी अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, कि कोई मच्छर मक्खी, कोई कीड़ा, कोई रोगाणु, कोई विषाणु ना पनपे जिससे समाज में बीमारी, कोई पेंडेमिक या कोई महामारी फैले। तो उनकी सारी नालियां ढकी हुई। ये उसकी दो विशेषताएं, एक सिंधु घाटी सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो वहां पे सभी नालियां ढकी हुई थी। अभी हम लोग आगे के चित्रों में उन्हें देखेंगे। तो हमने दो सेशन पूरे किए इस चैप्टर के। पहला कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, कहां फैली हुई। दूसरी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। और मैंने अभी अपने डिस्कशन में आपको बताने की कोशिश की कि आफ्टर जॉन मार्शल टिल डेट आज तक लगभग 1400, मोर देन 1400 साइट्स डिस्कवर की जा चुकी है। सभी साइट्स को पढ़ पाना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे एग्जाम में कुछ 8-10 महत्वपूर्ण शहर हैं जिनसे प्राप्त वस्तुएं हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, और उसी से हम आकलन करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का लाइफ कैसा था। चलिए पहले सिंधु घाटी सभ्यता अब तक जो खोजे गए स्थल हैं उसके हिसाब से कहां तक फैली हुई है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको मैप भी दिया गया है और यहाँ उसका विस्तार दिया गया है। भारत के मैप में अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप भारत के मैप में सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा। जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, और मांडा में एक जगह है, लोकल जगह अखनूर। मांडा में एक जगह है अखनूर, मांडा जिला, अखनूर उस जगह का नाम है। जम्मू कश्मीर के मांडा जिले के अखनूर में सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी अभी तक हमने डिस्कवरी की है, उस सारी डिस्कवरी में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो हमें मिला है वो मिला है मांडा जिला, जम्मू कश्मीर, अखनूर में। इसका मतलब यह हो सकता है कि फर्दर आगे की कोई डिस्कवरी ऐसी हो जाए, आगे कोई डेवलपमेंट ऐसा हो जाए जिसमें हमें मांडा से भी ऊपर यानी मांडा से भी उत्तर में कोई साइट मिल जाए। लेकिन अभी तक जो हमारी जानकारी है उसमें हमें सबसे नॉर्थ में जो साइट मिली है वो मांडा जिला, जम्मू कश्मीर में मिला है।
सबसे दक्षिण में जब आप जाएंगे, तो भारत के मैप में आप दक्षिण में जाएंगे तो आप महाराष्ट्र पहुंचेंगे। ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दायमाबाद, दायमाबाद, दायमाबाद ये कहां पर है? सबसे साउदर्न मोस्ट साइड जो इंडस वैली की है। यानी अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं उनमें सबसे नॉर्दर्न साइड जो है वो जम्मू कश्मीर में मांडा जिला और महाराष्ट्र में दायमाबाद। तो दो सबकी नदियां जरूर याद कर लीजिएगा। नाग नदी है जम्मू कश्मीर में, मैंने बताया था कि जो 6 नदियां उसकी सहायक नदियां सिंधु घाटी की, इनमें झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती है। उनमें से एक नदी चिनाब, ठीक। और दायमाबाद, देखिए आप महाराष्ट्र में जानते हैं कि गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के बारे में क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और गंगा के बाद, गंगा के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट आफ्टर गंगा, गंगा के बाद भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी है। गोदावरी नासिक के महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक के महाराष्ट्र से, मतलब महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। और यहीं पर एक जगह है दायमाबाद, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। पूर्व में अगर हम जाएं तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसे हम कहते हैं आलमगीरपुर, और ये मेरठ में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। अच्छा, जो मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लड़के हैं वो ये जानते होंगे कि गाजियाबाद में एक हिंडन एयरपोर्ट है जहां पे पासिंग आउट परेड भी होती है। और आलमगीरपुर, मेरठ भी हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो हिंडन नदी के किनारे है हमारा पूर्वी स्थल, यानी इसके पूर्व में कोई और इंडस वैली साइट हमने अभी तक नहीं खोज पाए हैं, या हो सकता है फर्दर मिल जाए, वो एक अलग बात है। पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो एक जगह है सुरकांगेडोर, सुरकांगेडोर। एक्चुअल में देखा जाए तो ये नॉर्थ वेस्ट में है, पाकिस्तान के उस इलाके में, बलूचिस्तान वाले प्रांत में, जहां पर पाकिस्तान की सीमा ईरान से मिलती है। लेकिन भारत में जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो गुजरात में है, भुज जिले में, गुजरात के भुज जिले में लोथल। भारत में अगर हम बात करें तो वो कौन सी साइट है? लोथल है। लेकिन पूरे इंडस वैली की बात समझ में आ रही है ना? पूरे इंडस वैली की बात हम करें तो सबसे वेस्टर्न साइट हमारी सुरकांगेडोर है, जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के NWFP भी बोलते हैं इसको, NWFP, NWFP में जो सीमा ईरान से लगती है, ये एक बंदरगाह स्थल भी है, दाश्क नदी के किनारे है, दाश्क नदी के किनारे। जबकि भारत में जो सबसे पश्चिमी स्थल है, भारत का पश्चिमी स्थल जो है वो गुजरात के लोथल में, भुज जिले में और भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। तो अगर पूछता इंडस वैली का सबसे वेस्टर्न साइड कौन सा है तो आप बताएंगे जो सुरकांगेडोर, बलूचिस्तान, दाश्क नदी, NWFP, और कहां पर? जो पाकिस्तान ईरान की सीमा है। और ये एक पोर्ट सिटी भी है, सुरकांगेडोर भी पोर्ट सिटी है, और ये भी पोर्ट सिटी है ना। लोथल तो पोर्ट सिटी है ही है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी कौन सा है? लोथल है पोर्ट सिटी, मतलब जहां पर बंदरगाह पाए जाते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने ये जानने की कोशिश की कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी स्थल कौन से। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को अगर आप मिला लें तो ये पूरा विस्तार एक त्रिभुजाकार संरचना के रूप में आपको दिखता है। तो अगर कोई ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो आप बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो शेप था वो त्रिभुजाकार था, यानी ट्राइएंगुलर था, ट्राइएंगुलर था, त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। अगर कोई पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो 12 लाख 92,93,300
सॉरी 12,99,000, 12,99,000, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल एरिया ये था। लगभग हम 13 लाख किलोमीटर कह सकते हैं। आज के भारत का टोटल एरिया 32 लाख किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो लगभग उसका 1/3 या आधे से कुछ कम कह सकते हैं। तो ये उसका टोटल एरिया है जो अभी तक हमें मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दायमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिमी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का वो है सुरकांगेडोर पाकिस्तान में। ठीक, तो ये आपने आज 3 बातें समझी। सिंधु घाटी सभ्यता कहां है, खोज कैसे हुई और उसका विस्तार कहां से कहां तक। अगले पार्ट 2 में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त जितनी भी वस्तुएं हैं और उसके जो लोग हैं, उनका जो खान पान है, उनका जो रहन सहन है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो बोली है, उन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन लास्ट फैक्ट एक बात समझ लीजिए, उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग ओवर करते हैं। सबसे पहली बात कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन से मेथड से प्रयोग करते हैं ऐतिहासिक चीजों की जानकारी, C14 मेथड्स। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय, मतलब हड़प्पा की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। सिंधु सभ्यता को हम प्राक ऐतिहासिक यानी प्रो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, क्योंकि लिखावट को डिकोड नहीं किया जा सका है, डिकोड नहीं किया गया है अभी तक। डिकोड हम नहीं करते। जिस इतिहास के लिटरेचर को हम डिकोड नहीं कर पाते उसे हम प्रो हिस्टोरिक फेज कहते हैं। और इस सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि जो लोग यहां रहा करते थे वो किस प्रजाति के थे? तो द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। की जो प्रजाति है, की जो कदकाठी है, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, के बारे में कहा जाता है कि वे भूमध्य सागरीय प्रजाति से मैच करते थे। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ थे और वे भूमध्य सागरी थे। आज अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट 1 में हम यहीं पे ओवर करते हैं। अगली क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल से प्राप्त वस्तुएं और उन वस्तुओं से जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनता है, जिससे उनकी सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, के आर्थिक क्रियाकलाप क्या थे और उनकी धार्मिक विश्वास क्या थे, इनके बारे में जानेंगे और ये चैप्टर ओवर होगा। अभी के लिए इतना ही। मैं समझता हूं कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे जितना से ज्यादा शेयर कर सके कीजिए। इससे हमें केवल आपके साथ साथ अन्य लोगों की भी मदद का मार्ग खुलता है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।